नमस्कार, मैं कंचन डोगरा नेगी। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। आज की तफ्तीश एक भेड़िए सिफत भाई की है। उस भाई की तफ्तीश जिसने एक झटके में ही पूरे हंसते खेलते घर को शमशान घाट में तब्दील कर दिया। बात उस भाई की जिसकी बेरहमी की दास्तां अब पूरे कठुआ की जुबान पर है। उस भाई की कहानी जिसने चंद गज जमीन के टुकड़ों की खातिर अपनी ही खून का खून कर दिया। उसके दीवानेपन ने लम्हे भर में एक माह की बच्ची के सर से मां और बाप दोनों का साया छीन लिया। पुलिस के अनुसार इस भेड़िए ने सिर्फ अपने भाई और भाभी का ही खून नहीं किया, बल्कि अपनी मां की ममता से भी दगा किया है। देखिए आज की ये तफ्तीश और मातम कीजिए रिश्ते को दागदार कर देने वाली इस वारदात पर। खून ने किया खून का खून, भाई की दरिंदगी, जमीन के लिए भाई का खून, भाई भाई का खूनी, एक साथ दो खून, दूध मुही बच्ची को भी किया अनाथ। मढ़ीन के लब्बू चक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बड़े भाई ने अपने भाई और भाभी का कत्ल कर दिया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बूढ़ी औरत की चीखें सुनकर आपका कलेजा मुंह के बाहर आ रहा होगा। आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे कि आखिर ये बूढ़ी औरत क्यों इस बेबसी के साथ रो रही है। ये चीखती चिल्लाती दहाड़े मारती बूढ़ी औरत शायद इस वक्त दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत, दो बेटों की माँ। इस औरत का एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन जन जर और जमीन की कहावत की तरह जमीन ने यहाँ भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। पुलिस के मुताबिक इस औरत के कलयुगी बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। यहाँ खून ने खून का खून कर दिया। जमीन के लिए एक भाई ने बड़े ही बेरहमी से अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये दरिंदा सिफत भाई सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि इसके सर पर ऐसा खून सवार था कि इसने अपनी भाभी को भी मौत के घाट उतार दिया। देखिए ऐसा है कि ये तो एक घर में आपस में भाइयों की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जो बात बाद में सामने आई। और कल 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मढ़ीन के लब्बूचक एरिया के गांव से एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई पुलिस स्टेशन राजबाग में कि ऐसे ऐसे एक भाई ने अपने सगे भाई और उसकी बीवी को, अपनी भाभी को एक धारदार हथियार से उनको जान से मारा है। पुलिस के अनुसार 22 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे राजकुमार का छोटा भाई नरेश कुमार जब खेतों में खाद डालने के लिए आया तो आरोपी राजकुमार उसके घर पहुंचा। दोनों भाइयों में जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। जमीन को ही लेकर दोनों भाइयों में कुछ बहस हुई। बहस ने धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लिया। बात बहुत आगे बढ़ गई और देखते ही देखते बड़े भाई राजकुमार ने अपने छोटे भाई नरेश कुमार पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये हमला इतना गंभीर था कि मौका वारदात पर नरेश ने दम तोड़ दिया। और प्राइम एफएसआई ये लगता है कि इन दोनों का आपस में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई डिस्प्यूट चल रहा था काफी दिनों से। ये सब कुछ नरेश की पत्नी आरती के सामने हो रहा था। नरेश की पत्नी सब कुछ देख रही थी। वो भागकर अपने पति को बचाने आई, लेकिन नरेश ने अपने ही पत्नी के सामने तड़प कर दम तोड़ दिया। राजकुमार की हैवानियत यही नहीं रुकी, वो अपने ही खून का खून करके भी मुतमईन नहीं हुआ था। उसके सर पर अभी भी पूरी तरह खून सवार था।
उसके कलेजे को अभी भी ठंडक नहीं मिली थी। इसके बाद राजकुमार ने बेदर्दी के साथ अपने ही भाभी का खून कर दिया। जो एक निर्मम हत्या की गई है एक भाई के द्वारा ही, अपने ही भाई की, आहत तो हुआ है, बड़े लोगों को ठेस पहुंची है। सबसे अधिक दर्दनाक और अफसोसजनक बात तो ये है कि नरेश और आरती के घर 25 दिन पहले ही एक नन्ही प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया था। अब वो बच्ची तो पैदा होते ही टीनी की गोद में अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गई है। उस बेरहम चाचा राजकुमार को इस मासूम पर भी तरस नहीं आया। अभी उस बेजुबान मासूम ने तो सही से अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, लेकिन अब वो अपनी पूरी जिंदगी यतीमी में गुजारेगी। मकतूल नरेश और उसकी पत्नी आरती का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोनों का एक 7 वर्षीय मासूम बेटा भी है। उस नन्ही सी जान को इस कम उम्र में अपनी माँ और पिता की चिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। इस दर्दनाक मंजर ने पत्थर दिल इंसान को भी खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। माँ बाप के कत्ल से यतीम हुई बच्ची अभी सिर्फ महीने भर की ही है। वो तो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीती थी, लेकिन एक जालिम और पत्थर दिल इंसान ने उसके सर से माँ और बाप दोनों का साया ही छीन लिया। चंद गज जमीन के लालच ने एक इंसान को हैवान बना दिया। हत्यारे चाचा को इस मासूम भतीजी पर भी तरस नहीं आया। इस दर्दनाक वाक़े से अभी गुजर ही रहे हैं कि और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कैसे जिएगी, कैसे पलेगी। जैसे अभी कल उस बच्ची के घर जब परिवार से मैं मिलने गया तो उसको फीड करने वाला कोई नहीं था, और जो आपके पाउडर मिल्क जो आता है वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। पुलिस के अनुसार इस घटना के समय राजकुमार की मां कांता देवी नरेश के ही घर में थी। ये सारी हैवानियत उस बेबस मां की आंखों के सामने हुई। उसका एक बेटा राजकुमार भेड़िया बन चुका था। उसे सिर्फ अपने भाई और भाभी का खून चाहिए था, और एक बेबस माँ अपने ही गोद के पाले को दूसरे गोद के पाले को कत्ल करते देख रही थी। वो एक भेड़िए के सामने बेबस और लाचार थी। पुलिस के मुताबिक वो चाहकर भी अपने बेटे और बहू को उस दरिंदे से नहीं बचा पाई। वो बड़े बेटे राजकुमार की दरिंदगी को हुए अपने छोटे बेटे और बहू की जान बचाने के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें मांगती रही, हाथ जोड़ती रही, मगर राजकुमार ने उसकी एक नहीं सुनी। पुलिस के अनुसार राजकुमार अपने भाई नरेश और आरती पर लगातार हमले करता रहा, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। बीच बचाव करने आई मां पर भी बेटे को तरस नहीं आया और उसने अपनी मां को ऐसे धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरी, उसे भी चोट आई। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद राजकुमार घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस और एफएसएल ने घटनास्थल पहुंचकर सबूत जुटाने और आरोपी की तलाश शुरू कर दी, और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजकुमार को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया। जब वहाँ पे सीन देखा गया तो ऐसी वारदात करके वो दोनों को मार के वहाँ से भाग गया था, और उसके बाद टेक्निकल सर्वेलेंस और बाकी डिफरेंट पार्टीज को आसपास में बना के 2 से 3 घंटे में हमने उसको हीरानगर के एरिया से अरेस्ट कर लिया है। कांता देवी ने बताया कि जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में बहस होती थी। मंगलवार को वो घर में पोती को लेकर बैठी थी, तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब वो दौड़ते हुए बाहर आई तो कि नरेश कुमार पर राजकुमार ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया है। इसके बाद वो बहू की ओर बढ़ने लगा। कांता ने कहा कि उन्होंने बहू को बाहों में भर लिया और राजकुमार से बार बार फरियाद की कि उसे छोड़ दे, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और धक्का देकर उसे दूर कर दिया। इसके बाद उसने बहू को भी मार डाला। नरेश का बेटा उस समय स्कूल गया था। माँ ने बिलखते हुए कहा, मेरा घर पूरी तरह से उजड़ गया है, पोता पोती अनाथ हो गए हैं। एसएसपी आरसी कोतवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौके से जुटाए गए सबूतों और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध कबूल किया है। अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, ऐसा है कि 302 की धारा में पर्चा लगा है। इस लड़के को जो अक्यूज्ड है, इसका भाई राजकुमार, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसका जो वेपन ऑफ ऑफेंस इसने फेंका था उसको भी बरामद किया गया है, और
आगे की जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करके इसको जल्द से ही जल्द कोर्ट में चालान पेश किया जाए। समाज में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रिश्ते तार तार हो रहे हैं। जमीन जायदाद के लिए भाई भाई का खून कर रहे हैं। बेटे माँ बाप का कत्ल कर देते हैं। इससे बचने के लिए समाज के बड़े लोगों को सामने आने की जरूरत है। झगड़े चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हैं, चाहे लैंड को लेके हैं, मुझे लगता है लोगों को आपस में बैठ के और कम्युनिटी लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और ये एमिकेबली सॉल्व होने वाले मसले हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि इस मसले में कोई बातचीत करके मसला हल नहीं हो सकता था, लेकिन बहरहाल स्पिरिट ऑफ मूवमेंट में आके उसने ये हरकत की है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट और ब्रूटल इंसिडेंट है। कठुआ के लोग भी इस घटना से काफी आहत हैं। इस घटना ने सभी को अंदर से हिला दिया है। खून के जरिए खून ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे इस तरह के हालात से निपटा जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं, अंत में यही कहूँगा कि भाई और भाभी को मारा, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा और पूरा इलाका जो है इस समय शोक की लहर में है। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी आगे आएँ, उन बच्चों का सहारा बने और परमात्मा के आगे यही रहेगा कि परिवार को इस टाइम पे इस दर्द से गुजरने का साहस दे। अब ये सोचने वाली बात है कि इंसानों में रिश्तों की कद्र आखिर क्यों खत्म हो रही है। इंसान वैश्य दरिंदा बनता जा रहा है। हर दिन रिश्तों को तार तार करने वाली खबरें किसी न किसी तौर पर आसानी से सुनने को मिल जाती हैं। कहीं भाई भाई का कत्ल हो रहा है तो कहीं बाप बेटे का कत्ल कर देता है, कहीं बेटा माँ का गला काट देता है तो कहीं बेटा अपने ही बाप के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब वहां हो रहा है जहां सभ्य समाज होने का दावा किया जाता है। लद्दूचक की डबल मर्डर की घटना सामने आने के बाद हरकत में आते हुए कठुआ पुलिस ने मामला 302 के तहत दर्ज करते हुए घर से कुछ ही दूरी पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब समाज को ये सोचना होगा कि आखिर रिश्तों को तार तार कर देने वाली इस तरह की वारदातें क्यों सामने आ रही हैं और इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके। मैं तफ्तीश के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। हम लौट कर आते हैं और जारी रखेंगे तफ्तीश। वेलकम बैक। अब बात चोरों की वर्कशॉप की करते हैं। वादी कश्मीर में कुछ चोरों ने लोगों का न सिर्फ जीना हराम कर रखा था, बल्कि वो चोरी के सामान से अपनी खुले तौर पर वर्कशॉप भी चला रहे थे। लोगों को कोई शक ना हो इसलिए वो इसी वर्कशॉप में चोरी का सामान भी धड़ल्ले से बेचते थे। लेकिन फिर आखिर पुलिस को उनकी इस वर्कशॉप का पता नहीं गया। देखिए शातिर चोरों की शातिराना वर्कशॉप तक पहुंचती पुलिस की ये तफ्तीश। वादी कश्मीर में चोरी। जन्नते बेनिशा के शातिर चोर। चोरों की वर्कशॉप। पुलिस की गिरफ्त में चोर। कश्मीर घाटी में आवाम जहां ड्रग्स जैसी खतरनाक वबा से परेशान है, वहीं चोरी और डकैती करने वालों की भी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वादी कश्मीर में लोगों को अब अपने घरों का सामान भी सुरक्षित नहीं लग रहा। जब लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं तो उन्हें ये डर सताता है कि कहीं उनकी पीठ पीछे चोर कहीं उनके घर का सामान ही ना साफ कर दे। रवां साल के दौरान हमारे टंगमर्ग सब डिवीज़न में चोरियों का सिलसिला बढ़ गया था, जिसमें गाड़ियों की चोरियां, बाइक्स की, तांबे की दुकानों की और स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं यहाँ पे, उनकी चोरियां यहाँ पे हुई थी। इस ज़िम्न में पुलिस स्टेशन कुंजर ने 2 बंदों को अरेस्ट किया है, एक अब्दुल मजीद और एक बशारत अहमद। जन्नते बेनिशा वादी कश्मीर में चोर नई नई तकनीक अपनाकर चोरी करने लगे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से उन पर शक ना हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चोरों ने चोरी के माल को ठिकाने लगाने के लिए अपनी दुकानें और वर्कशॉप भी खोल रखी हैं। उन दुकानों और वर्कशॉप पर ये लोग चोरी के सामान आसानी से खपा लेते हैं। टनमर्ग में पिछले कुछ महीनों से गाड़ियां और मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन चोरों का कोई अता पता ही नहीं चल रहा था। कई बार चोरी हुई गाड़ियों की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई।
पुलिस ने नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया, मगर हमेशा कानून का लंबा हाथ चोरों से दूर ही रहा। कश्मीर में मंशियात के बढ़ते रुझान के साथ साथ अब चोरी, नकबजनी और डकैती का रुझान भी बढ़ने लगा है। चोरों ने अब नई तकनीक अपनाई है। इस तकनीक से वो किसी को भी चकमा दे सकते हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। ये भी हैरानी की बात है कि ये लोग चोरी के सामान चालाकी के साथ ठिकाने लगाते थे और ये लोग कारोबारी का बेस बदलकर लोगों को चूना लगाते थे। पुलिस के अनुसार कुंजर में कुछ चोरी की वारदातों के बाद पुलिस हरकत में आई और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के बाद पुलिस को जो जानकारी मिली उससे तो पुलिस के होश ही उड़ गए। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पाया कि पूरे इलाके में जो चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें छानपोरा का ही एक नामी चोर अब्दुल मजीद लोन शामिल है। लोन पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने लगातार ठिकाने बदलता रहता था। पुलिस ने अब्दुल मजीद लोन का नाम आने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी। आखिर काफी मेहनत के बाद पुलिस लोन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई और चौंकाने वाली बातें मालूम हुई। पुलिस के अनुसार अब्दुल मजीद लोन ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए गुंड क्रॉसिंग बारामुल्ला के पास एक वर्कशॉप खोल रखी है। वो उसी वर्कशॉप से चोरी की गाड़ियों का सारा सामान और एक्सेसरीज बेचता था ताकि किसी को कोई शक भी न हो सके। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों ने ये भी बताया कि जो सामान या एक्सेसरीज आसानी से बिक जाते थे उन्हें वो गाड़ियों की बॉडी को कटर की मदद से काटकर स्क्रैप के तौर पर इस्तेमाल कर लेते थे। यहाँ से गाड़ी चोरी करते थे और दिवर मिरगुंड क्रॉसिंग पे इन्होंने एक टेम्पररी वर्कशॉप बनाया था। वहाँ पर ये पूरी गाड़ियों को डिसमेंटल करते थे, उनका पूरा सामान निकालते थे, उसको एज सेकंड हैंड पार्ट्स भी बेचते थे और कुछ नया सामान भी रखा था जो ये वहाँ पे बेच रहे थे। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। एसडीपीओ टनमर्ग हिलाल खालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी कार्रवाई को बड़ी सफलता मानते हुए कहा कि इलाके में गाड़ियों की चोरियां हुई और पुलिस की संज्ञान में बातें आई तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरों का पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी भी की है। हिलाल खालिक ने कहा कि इस गिरफ्तारी के बाद मुलव्वस चोरों की भी पकड़े जाने की उम्मीद है। जब से हमने इनको पकड़ा है और कुछ और भी इकदाम हमने किए हैं इस सिलसिले में, तब से ये रुका हुआ है, लेकिन पहले इन्होंने 8-10 जगह पे चोरियां की थी। तफ्तीश रवां है, उम्मीद है कि और भी गिरफ्तारियां इसमें होंगी। तकरीबन 5 लाख की कीमत है, जिसमें तांबा बहुत है और गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं और जो इन्होंने वर्कशॉप से भी चोरियां की हुई थी वो सारा सामान हमने जब्त किया हुआ है। पुलिस के अनुसार इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल मजीद लोन है। पुलिस के मुताबिक लोन और भी कई चोरियों में मुलव्वस रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि पुलिस के मुताबिक इसी चोर ने पहले टनमर्ग गंडोला की चोरी को भी अंजाम दिया था। इसमें एक जो इनका सरगना है, जो इनका लीडर है अब्दुल मजीद, ये टंगमर्ग से ही है और ये इससे पहले भी कुछ चोरियों में मुलविस था, जिसमें गंडोला की चोरी थी, एक जियारत की चोरी थी, ये ऑलरेडी उनमें था, तो इसका काम ही यही था। पुलिस ने लोगों को खबरदार किया है कि वो कहीं भी जाएं तो अपनी दुकान और मकान को ऐसे न छोड़ें, क्योंकि खाली मकान और दुकान पर चोरों की नजर रहती है। आपके घर से निकलते ही वो आपके घर और दुकान को बड़ी आसानी से साफ कर देते हैं। आम लोगों के लिए ये मैसेज है कि घरों को ऐसे जैसे वो घर पूले खाली करके रहते हैं, किसी को बताते भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने हमसाये को या किसी न किसी को इस बारे में तकरीबन थोड़ा बहुत तो बता के जाएं कि कोई और ही आ जाता है फिर उनके घर, उनका रिश्तेदार बन के, पता भी नहीं होता है और वो चोरी करके निकल जाता है। तो ऑल ऑफ अस हैव टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन। कश्मीर की वादियों में चोरी की बढ़ती वारदात पर धर्मगुरुओं ने भी अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना है कि समाज में चोरी की बढ़ती वारदात को रोकने के लिए बेदारी की जरूरत है। उलमा का सबसे बड़ा रोल इसमें है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये तो अंबियाओं की वरासत है। अंबिया बदी को ख़त्म करने के लिए आए ही हैं। अगर हम उलमा इसके लिए इक़दाम करें, प्रोग्राम करें, घर घर जाएं या अपने मस्जिदों में, महलों में इसके लिए इक़दाम करें, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि ये कितना जुर्म है, इस पर हमें अवेयरनेस कैंप जैसी जसलाइक मनानी चाहिए, करनी चाहिए। घर घर में उलमाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि उलमा ही इस चीज़ का सद्भाव कर सकते हैं। स्थानीय लोग भी चोरी की बढ़ती वारदात से परेशान हैं।
उनका कहना है कि अब ऐसा लगता है कि वादी का कोई भी घर चोरों से महफूज नहीं है। हम रोड पे गाड़ी छोड़ते हैं, लापरवाही करते हैं, हम कहीं दूर चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी वारदात हो सकती है। अगर हम शादियों की बात करें या किसी तकरीब की बात करेंगे, घर में कभी कोई शादी होती है या घर में कोई अच्छी तकरीब होती है, उस वक्त सब लोग मेहमानों के साथ मसरूफ होते हैं, या लड़की को विदा करने में या दुल्हा के आने में वो मसरूफ हो जाते हैं। उस मसरूफियत के दौरान आधे लड़के आधे नौजवान ऐसे होते हैं जो उस वक्त का मौके का फायदा उठाकर वहाँ घर को बिल्कुल सफाया कर देते हैं। सर, जिस तरह मंशियात के साथ साथ चोरियों का रुझान जो बढ़ता जा रहा है, आजकल हमारे लोग चाहे घरों में रहने वाले हैं, चाहे दुकानदार लोग हजरात हैं, सब डर जाते हैं और लोगों में एक खौफ महसूस हो रहा है। आजकल बाहर कोई नहीं निकलता है आजकल रात के लिए। लोगों का ये भी सोचना है कि नशे जैसी मुहलिक बीमारी से मुलव्वस नौजवान ही चोरी जैसी घिनौनी वारदात में शामिल होते हैं। वो नशीले पदार्थों के सेवन के लिए ही चोरी करते हैं, इसलिए लोग चोरी की असल जड़ नशे को ही मानते हैं। उनका कहना है कि अगर नशे पर रोक लगा दिया जाए तो चोरी से खुद ब खुद निजात मिल सकती है। आज चोरी की वजह यह है जो मंशियात है, जो आजकल मुसलमान बच्चों में लत लगी है मंशियात की और बाकी चरस बंग और शराब की, ये इसी वजह से लगी है। वो कहाँ से पैसे लाए, वो कहाँ से इतनी दौलत लाएं कि वो अपने मन को तस्कीन दे। वो समझते हैं कि इसमें मन का तस्कीन है, बल्कि इसमें मन की बर्बादी है, तबाही है, माशरे की बर्बादी है। ड्रग्स ही एक ऐसा चीज़ है जो एक बच्चे को कहीं पे भी पहुंचा सकता है। और आज की चोरियां जो होती है ना सर, इसका मेन का जो है वो ड्रग्स है, वो बैड हैबिट्स है, उसी की वजह से होता है। माशरे को साफ पाक बनाने के लिए ऐसे बदजमीर लोगों पर लगाम कसने की जरूरत है। इस सिलसिले में लोगों को भी आगे आने की जरूरत है और पुलिस को भी जल्द ऐसे अफराद के बारे में मुतल्ला करना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तफ्तीश के लिए कुंजर टंगमर्ग से मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। और अब तफ्तीश वार्निंग, ये वार्निंग आपके काम की है जो आपको जुर्म का ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके लिए। दिन ब दिन जो है साइबर फ्रॉड्स या जिनको नाइजीरियन स्कैम्स आम भाषा में कहा जाता है, इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नई नई टेक्निक्स और नए नए तरीक़ों से ये फ्रॉड जो हैं अब किए जा रहे हैं। जो सीधे साधे लोग हैं उनको ठगा जा रहा है और उनकी हार्ड अर्न मनी जो है, जो उनका पैसा है, वो लूटा जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी डिफरेंट तरीके के इसमें अब जो है फॉर्म्स इख्तियार किए गए हैं, बट मेन मुद्दा यही रहता है कि आपको एक सोलिसिटेड या एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक दिया होता है और उसमें अक्सर कोई ऐसी अजीब सी वार्निंग होती है या ऐसा कोई अलर्ट होता है जिससे आप थोड़े परेशान होते हैं। जैसे कि ये एसएमएस आ सकता है कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, या ये एसएमएस आ सकता है कि आपने कोई लॉटरी जीती है, या और कोई ललचाने वाली, या जिससे कि आप मजबूर हो जाएं और सोचें कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे शायद नुकसान होगा। तो इस तरीके के आप कोई लिंक होता है जिस पर क्लिक किया जाता है और उससे जो डिटेल्स हैं, जो फ्रॉड है, उसके पास पहुंचती हैं और उसके बाद वो आपको कॉल करके उसका फॉलोअप लेता है या उसको बोलता है कि जैसे 25 लाख का रिवॉर्ड मिला है, उसके लिए आपको 5,000 रुपये देने हैं या 10,000 रुपये देने हैं। तो इस टाइप के कई फ्रॉड्स इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं और इनमें हमें इनसे फंसने के लिए हमें ये ज़रूरी देखना है कि हम किसी भी तरह के ऐसे झांसे में ना फंसें और जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं उनसे हम कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल, अपने कार्ड के रिलेटेड डिटेल, अपने बैंक अकाउंट के रिलेटेड डिटेल कभी भी शेयर ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि शायद जेन्युइन, क्योंकि कार्ड नंबर भी है, नाम भी है, तो शायद जेन्युइन बैंक से कॉल आया है, बट बैंक की तरफ से आपको कभी कोई कॉल नहीं आएगा इन सब चीज़ों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।